कैसे हैं सभी लोग दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हम DSSS स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों उसमें बात है कि आप स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी में जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन पेडागोजी हो गया, या फिर हम बात करें उसमें डिसेबिलिटी हो गई, सारे एक्ट्स हो गए हमारे, ये सारी चीजें, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। ठीक है, तो दोस्तों सभी को लेकर, यानी कि सभी टॉपिक्स को लेकर हर टॉपिक से सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या है, सारे क्वेश्चनों का मिक्सअप चलता है सभी टॉपिक से रिलेटेड। तो आज भी दोस्तों ऐसे ही कुछ मिक्सअप आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसमें आज भी हम 20 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं और अब तक 420 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। तो दोस्तों जिसने अगर लास्ट का क्लासेस नहीं किए, अटेंड नहीं किया उनको, या नहीं देखा है लास्ट के वीडियो, अगर आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करें, या प्लेलिस्ट में जाकर DSSS स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको उसमें सारी क्लासेस सबसे पहले के क्वेश्चन सीरीज मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जिसको अगर डिटेल क्लास करनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप, अगर देखिए सभी लोग स्पेशल एजुकेटर हैं, तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी अगर किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मान लीजिए आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड करना है, या मैं बात करूं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, तो आप और भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, चाहे वो डीएड का हो या DSSS का, आप उसमें जाकर सर्च कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी में ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हमने पढ़ा नहीं है, सारा पढ़ा हुआ आता है जो हमने डीएड में पढ़ा है। अगर उसको हम एक बार रिवीजन कर लेंगे तो समझ लीजिए हमारे स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी के सारे टॉपिक क्लियर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं उससे बाहर आता है, सब वही आता है, बस क्वेश्चनों का मेथड चेंज हो जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज 421। प्रश्न नंबर देखिए 421। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं? तो वे मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों? मैकडूगल। पहले तो लिख लीजिए। ठीक है, और संवेगों की 14 प्रकार के संवेग किसने बताए हैं? मैकडूगल नहीं बताए हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, क्योंकि क्या है ना, आप एक काम कीजिए, कोई भी अगर मैं व्यवहारवादी या मनोवैज्ञानिक किसी का भी नाम आपको देती हूँ, तो आप उन्होंने क्या क्या कार्य किया या क्या कथन दिया है, एक तरफ उनका नाम और उसकी तरफ कथन, या उन्होंने जो उनका सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो दोस्तों मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, या 14 प्रकार के संवेगों की संख्या दी है, तो मैकडूगल ने ही दिया है। और दूसरा ये कथन भी इन्हीं का ही है कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। मूल प्रवृत्तियां क्या है? देखिए दोस्तों, मूल प्रवृत्तियां हमारी जन्मजात होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जन्मजात हमारी जो आवश्यकताएं हैं, वे मूल आवश्यकताएं हैं या मूल प्रवृत्तियां हैं। मूल आवश्यकताएं होती है, जैसे हर व्यक्ति की होती है जन्मजात मूल आवश्यकता, ऐसी हमारी मूल प्रवृत्तियां, अगर जैसे हम बात करें खाना हो गया, भूख प्यास, हंसना रोना, ठीक है, सुख दुख, ये क्या है? हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं। तो मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या है, अपने मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही चलता है या व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो मैकडूगल ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। जैसे कि मैं बात करूं, खुश हूं तो मूल प्रवृत्तियों की वजह से, दुखी हूं मूल प्रवृत्तियों की वजह से। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियां जो क्या है, व्यक्ति के व्यवहार में या व्यवहार को दर्शाती है अगर बात करें, या व्यवहार में प्रदर्शित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 422। वह कौन सी विधि है जिसमें उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? ऐसी कौन सी विधि है दोस्तों? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। ऐसी कौन सी या वह कौन सी विधि है जिसमें उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? देखिए सबसे चीज सब कुछ छोड़िए, ये देखिए, जब हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो क्या कर रहे हैं?
लेकिन यहाँ अनुक्रिया दे दिया, उद्दीपन अनुक्रिया अगर चल रही है और उसके मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन क्या है, इसी कार्य को कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, प्रयोग कर रहे हैं, चिंतन सब कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों उन्होंने स्पष्टली बोला है कि वह कौन सी विधि है जिसमें उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो वह विधि है दोस्तों प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। नोट कर लीजिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 423 423 प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए कौन से परीक्षण की आवश्यकता होती है। अब प्रतिभाशाली बालक आ गया, अभी मैंने आपको बताया था ना प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालक दो प्रकार के बालक जो क्या ये उच्च बुद्धि लब्धि वाले में आते हैं, जिसमें कहा था कि विशिष्ट बच्चे, हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था कि विशिष्ट बच्चे कौन से हैं, इसके विशिष्ट बच्चों की क्या प्रकार है, या कौन सी दो श्रेणी में बांटे हैं, तो उच्च बुद्धि वाले और निम्न बुद्धि वाले। उच्च बुद्धि लब्धि वाले में प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं, सृजनात्मक बच्चे आते हैं, निम्न बुद्धि वाले में बौद्धिक अक्षम बच्चे आते हैं और पिछड़े बालक आते हैं। पिछड़े बालक भी होते हैं जो अपने वास्तविक आयु के अनुसार, उनकी मानसिक वास्तविक आयु के अपने समान आयु के बच्चों के साथ शैक्षिक उपलब्धि में कुछ पीछे होते हैं या कम होते हैं, ठीक, तो वे पिछड़े बच्चे होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण की आवश्यकता है, तो उच्च बुद्धि लब्धि वालों की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे आते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, वे कह रहे हैं उनकी पहचान के लिए परीक्षण की आवश्यकता है। तो उनका परीक्षण होगा दोस्तों, हम करेंगे प्रमापी कृत परीक्षण, प्रमापीकृत परीक्षण क्या होते हैं दोस्तों। प्रमापीकृत परीक्षण वे होते हैं जो हमारे, अगर हम बात करें हमारे शिक्षक जो है, प्रधाचार्य जो हो गए, वे क्या करते हैं, अपने ही स्वयं से बनाकर एक प्रकार का परीक्षण कह सकते हैं, या किसी प्रमाण के अनुसार किसी स्तर तक बच्चे को पहुंचाना प्रमापीकृत परीक्षण के अंतर्गत आता है, जो किसके द्वारा किया जाता है, कौन करता है, तो वे शिक्षक करते हैं, ठीक है दोस्तों, या अध्यापक, ठीक। नेक्स्ट देखिए 424 424 क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, या कौन से वर्ष में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, तो 1900 में, ठीक है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 425 425 व्यवहारवाद के जन्मदाता या विचारक कौन है। एक चीज याद रखना, जहां पर आपको संवेगों से संबंधित कथन, ठीक है, परिभाषा या मत या विचारक, तो आप मैक्सवेल लगा देना, मूल प्रवृत्तियों से रिलेटेड हो और संवेगों से रिलेटेड हो, ध्यान रखना इस चीज को। और आपको अगर व्यवहारवाद से संबंध या व्यवहारवाद इस तरीके से अगर विचारक है या कथन किसका है, तो व्यवहारवाद में सबसे ज्यादा जिन्होंने योगदान रहा है, मैं बात करूं, और व्यवहारवाद के जन्मदाता या विचारक जो है, तो वो कौन है, वाटसन, ठीक है, ध्यान रखना, वाटसन जहां दिख जाए वहां हमने क्या लगा देना, व्यवहारवाद ऑप्शन नजर आ रहा है, कहीं भी व्यवहार शब्द अगर नजर आ रहा है आप लगा कर आ जाना उसको, ठीक है। वाटसन व्यवहार, देखिए कितनी मिलती जुलती, अगर मैं एक बात ट्रिक बताऊं आपको कि वाटसन वाह व्यवहार वाटसन, ठीक है, ट्रिक से याद कर लो अगर ऐसे समझना है या भूल जाए, वाह वाह, ठीक है, मूल प्रवृत्तियां मैक्यूवल, ठीक है, संवेग, संवेग से संबंधित, मूल प्रवृत्तियों से संबंधित मैक्यूवल हो गए, इस तरीके से याद कर लो अगर ऐसे समझना है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 426 426 प्रश्न, बाल अध्ययन का पिता किसको कहा जाता है, नोट कीजिए ये क्वेश्चन, बाल अध्ययन का पिता किसको कहा जाता है, तो दोस्तों स्टेनले हॉल को, ठीक।
नेक्स्ट 427 427 प्रश्न नंबर देखिए, जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अब तक के अगर पुराने पेपरों की बात करूं तो उसमें मैंने एक दो क्या तीन पेपरों में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है, बच्चे का वजन कितना होता है जन्म के समय? तो होता है 6 से 8 पाउंड तक। ठीक, नेक्स्ट देखिए 428 428 वह कौन सी अवस्था है जिसमें बहुत शीघ्रता एवं बहुत अधिक मात्रा में बौद्धिक विकास होता है? या ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बहुत शीघ्रता से यानी कि जल्दी और बहुत मात्रा में यानी कि ज्यादा मात्रा में बौद्धिक विकास होता है? या इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत शीघ्रता एवं बहुत अधिक मात्रा में बौद्धिक विकास होने वाली अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों इसको भी आप नोट कर लो, 3 प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी अवस्था है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें शीघ्रता एवं बहुत अधिक मात्रा में बौद्धिक विकास होता है? एक तो शीघ्र यानी कि जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और दूसरा बहुत अधिक मात्रा में। तो दोस्तों वह अवस्था है किशोर अवस्था। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 429 सांवेगिक नियंत्रण किसका संकेत है? सांवेगिक नियंत्रण क्या है? सांवेगिक नियंत्रण पहले तो ये देख लीजिए दोस्तों, अभी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। संवेग क्या है? व्यक्ति द्वारा उसके उत्तेजना या उत्तेजित व्यक्ति की भावनाओं की उत्तेजित अवस्था हम बोल सकते हैं। ठीक है, संवेग कहलाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि सांवेगिक नियंत्रण, अगर उन संवेगों पे हम नियंत्रण रखें, हंसने, रोने, चिल्लाने, गुस्सा, घृणा, इन सभी चीजों पे अगर हम नियंत्रण रखें तो सांवेगिक नियंत्रण किसका संकेत है? सांवेगिक नियंत्रण एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है। ठीक, अब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, मानसिक स्वास्थ्य पे अगर नियंत्रण, मतलब अगर हम बात करें मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, ना गुस्सा, ना बहुत ज्यादा गुस्सा करना है, ना बहुत ज्यादा खुश रहे, कंट्रोल, अपने जो हमारे संवेग है, इमोशन जो उन पे सब पे कंट्रोल रखना है हमने। तो दोस्तों देखिए सांवेगिक नियंत्रण किसका संकेत है? क्वेश्चन ये बना। ठीक है, अब क्वेश्चन बन सकता है एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का एक अच्छे स्वस्थ मानसिक या मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है सांवेगिक नियंत्रण। आपको ऑप्शन में ये दे रखा होगा सांवेगिक नियंत्रण। ठीक है, तो दोनों प्रकार से बन सकता है, आपको बस देखना है सांवेगिक नियंत्रण क्या है। इस शब्द का मतलब पता होगा तब आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अब सांवेगिक नियंत्रण में आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ सही आपको ऑप्शन होगा, उसमें और भी कई सारे ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि सांवेगिक नियंत्रण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का एक संकेत है। नेक्स्ट देखिए 430 दोस्तों 430 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस या कंटिन्यूटी में चलने वाला, व्यापक का मतलब होता है दोस्तों विस्तृत, फैला हुआ, बड़ा। ठीक है, व्यापक का मतलब विस्तृत, फैला हुआ या बड़ा। ठीक है, अब एक चीज इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? सतत का मतलब हम समझते हैं निरंतर चलने वाला मूल्यांकन या लगातार होने वाला मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन से क्या मतलब है? तो दोस्तों
दोस्तों व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें बच्चे के शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। ठीक है, व्यापक इसीलिए वह व्यापक हो जाएगा, वरना व्यापक नहीं होगा। अगर केवल शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन करते हैं तो वह व्यापक नहीं रहेगा, क्योंकि सटीक हो गया, कुछ ही क्षेत्रों में किया। अगर हम शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में मूल्यांकन करते हैं तो वह मूल्यांकन एक व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का क्या तात्पर्य है, तो वह शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, शैक्षिक यानी कि पढ़ने लिखने से संबंधित हो गया हमारा। ठीक है, शैक्षिक जैसे हमारा स्पोर्ट्स गेम सारे ये सारी चीजें, हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट कि जो अदर एक्टिविटीज होती है, या अगर सही शब्दों में बताऊंगा, कोई करिकुलर हो गया, एक को करिकुलर हो गया। तो को करिकुलर में जितनी भी एक्टिविटी आती है वे सभी शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित होती है। ठीक है, तो शैक्षिक क्षेत्र में, ठीक है, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करना ही एक व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों 431 431 बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, यानी कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास सबसे ज्यादा कौन सी अवस्था में होता है। दोस्तों ये अवस्था ऐसी है कि इस अवस्था में अगर बच्चा पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है तो जीवन भर में क्या एक सामान्य व्यक्ति जैसे जीवन जीता है। एक ऐसी अवस्था है जिसमें बताया गया सिर एवं मस्तिष्क का शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है। तो पहले तो ये मैं बता देती हूँ, शैशवावस्था में, शैशवावस्था में। ठीक है, तो बालक सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास शैशवावस्था में होता है। ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर देखिए 432 432 प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहते हैं। ये कथन किसका है? प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहते हैं, यानी कि अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना, सीखना कहते हैं। तो ये कथन है दोस्तों गेट्स का। एक चीज याद रखना दोस्तों, क्या होता है ना क्वेश्चन में कभी कभी ये आता है, जैसे ये शब्द आ गया कथन, यहाँ विचारक भी हो सकता है। ठीक है, किसका विचार है, या इसकी जगह ये शब्द यूज कर सकते हैं, ये किसने कहा है। ठीक, या किस मनोवैज्ञानिक ने, इस तरीके से भी कह सकते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहते हैं, इस तरीके से भी आ सकते हैं। तो इन शब्दों को लेकर दोस्तों परेशान मत होना, कथन, विचारक, बस आपको पता होना चाहिए कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ आप हर एक लाइन नोट करते जाइए अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 433 आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि किससे संबंधित है। देखिए एक चीज, आकार, आकार किसका होता है, किसी भी चीज का आकार बढ़ जाना, शेप बढ़ जाना। ठीक, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि किससे संबंधित है। आकार बढ़ना, किसी चीज का दायरा बढ़ना। ठीक है, यहाँ पर दायरा शब्द भी यूज हो सकता था। मेरे सोचने का दायरा बढ़ गया, मेरे सोचने का, मेरे चिंतन का दायरा, तर्क का दायरा, वितर्क करने का दायरा, सोच, मेरी सोच में अब डेवलप होने लगा। पहले मैं बहुत कम सोचती थी, बहुत छोटा सोचती थी, अब मैं बहुत बड़ी सोच रखने लगी, इसका भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, समझ मेरी बढ़ गई, कौशलों में वृद्धि हुई। अब ये सब चीजें किससे संबंधित है, सोच, समझ, दायरा अगर बढ़ रहा है सोचने का, समझने का, तो ये संबंधित है हमारे विकास की वृद्धि से। विकास में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, वृद्धि से। जब विकास में ग्रोथ होगी तभी तो मेरे सोचने का, समझने का, चिंतन करने का, वितर्क करने का, ठीक है, तो एक दायरा बढ़ेगा, यानी कि वृद्धि होगी। तो किस में हो रही है, विकास में वृद्धि से संबंधित है। ठीक,
अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, विकास में वृद्धि से संबंधित तत्व है, तत्व इस तरीके से पूछ सकता है ये। तो उसमें ऑप्शन होगा आकार की जगह आपको दायरा शब्द मिल सकता है, दायरा, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 434, कौन सा ऐसा कारक है जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। देखिए मानसिक विकास के कई सारे कारक हमने पढ़े थे, वातावरण या और सारी चीजें, मतलब बात करें अनुवांशिक कारक हो गया, ठीक है, वातावरण, सामाजिक, आर्थिक, ये सारे कारक क्या है मानसिक विकास का। लेकिन एक ऐसा कारक है, ठीक है, और सारे मतलब मैं बात करूं हर जगह अलग अलग तरीके से, तो वह कारक कौन सा है जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता। तो धार्मिक वातावरण, धार्मिक वातावरण, धार्मिक वातावरण कभी भी मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी भी धर्म का हो या किसी भी धर्म के वातावरण में वह पल रहा हो या किसी भी धर्म के वातावरण में जीवन यापन कर रहा हो या शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, तो उसके मानसिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 435, 435 प्रश्न, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। अभी हमने बालक के शिशु का जन्म के समय शिशु का भार यानी कि उसका पूरा भार कितना होता है, और इसमें इन्होंने क्वेश्चन कहा है मस्तिष्क, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार, उसके ब्रेन का या मस्तिष्क, अगर मैं खोपड़ी बोलूं, ठीक है, मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 350 ग्राम। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 436, जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। बेसिकली ये होता है ना, हम 206 लगाकर आ गए, ठीक है, लेकिन दोस्तों जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 270 होती हैं, 270। बाद में क्या होती हैं, छोटी छोटी अस्थियां, मांसपेशियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो रहते रहते 206 रह जाती हैं, सबको पता है। और सबसे कम कब होती है, जो प्रौढ़ अवस्था हम बोलते हैं, सबसे कम शरीर में अस्थियां रहने की अवस्था क्या कहलाती है, प्रौढ़ अवस्था में सबसे कम अस्थियां रह जाती है। ठीक है, 437, 437 प्रश्न देखिए दोस्तों, गर्भावस्था की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भावस्था की कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरता है या कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, या गर्भकालीन की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो पूछी उन्होंने। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन, तो बीजकरण या बीज अवस्था भी बोल सकते हैं, बीजकरण, ठीक है, डिम्ब अवस्था और भ्रूण अवस्था। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 438, किस अवस्था में शारीरिक विकास की गति बहुत कम होती है। देखिए दोस्तों जन्म के बाद एक ऐसा अवस्था आती है जिसमें क्या है, हमारा अगर हम बात करें दोस्तों तो कहीं ना कहीं शरीर की जो वृद्धि है या शरीर का जो विकास है वह कम हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, तो वह अवस्था होती है मानी बाल्यावस्था। नेक्स्ट देखिए 439, मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। यानी कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानसिक विकास के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है। देखिए दोस्तों जिस बच्चे का शैशवावस्था जिसे हम बोलते हैं, अगर उसका सामान्य तरीके से गुजरता है और उसके जो पड़ाव हैं, विकास के पड़ाव सामान्य रूप से गुजरते हैं, हर पड़ाव को वह हासिल करता है, तो वह सबसे ज्यादा मानसिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अवस्था है शैशवावस्था। ठीक, जिसमें संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सारी चीजें यहाँ पर हर एक पड़ाव पर बच्चा पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 440, कौन सी अवस्था स्फूर्ति की अवस्था कहलाती है। स्फूर्ति का बोलो तो एक्टिव, ज्यादा एक्टिव कब रहता है बच्चा। ठीक है, कौन सी अवस्था स्फूर्ति की अवस्था है, तो बाल्यावस्था। तो सीडीपी से ज्यादा ही रिलेटेड आज के हमारे क्वेश्चन थे, 20 प्रश्नों में कम से कम अगर मैं देखूं तो 10 प्रश्न जो होंगे हमारे सीडीपी से रिलेटेड थे दोस्तों।
तो इसमें से अगर इन क्वेश्चनों में से अगर कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट लगा या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करते रहें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। और बाकी अगर आपको कुछ भी लग रहा है, आपको या कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप सजेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।